सोचो अगर उसने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है तो कितना इंटेलिजेंट होगा। सुसाइड क्यों कमिट करते हैं लोग? अभी आप देखो यहाँ पे स्टेशन पर मैंने देखा, वापी पे अभी यहाँ पे वलसाड में भी लिखा है कि अपघात नहीं करो, नहीं करता, आत्महत्या नहीं करो, मतलब हमारी हेल्प लो, सहायता लो। तो अगर कोई बहुत ही दुखी है, मतलब उसके पास खाने का पैसा नहीं है, बहुत ऐसा कुछ रोग है कि उसको बहुत पीड़ा हो रही है, तो फिर भी हम कल्पना कर सकते हैं कि इतना भारी दुख है तो वो आत्महत्या शायद मतलब मजबूर हो गया होगा। पर ये अच्छा भला स्वस्थ मतलब 20-22 साल का लड़का जिसने आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित कॉलेज से बीटेक किया है, कितने उसके पास विकल्प हैं। दुनिया मतलब उसके लिए हाथ फैला के खड़ी है, लेकिन क्योंकि उसका एमटेक में एडमिशन नहीं हुआ तो वो बच्चा जो इतनी मन्नतों के बाद, 3 बहन के बाद और सावित्री नाम रख के वो ऐसा पैदा हुआ था और इतना अच्छा पढ़ा था, उसने सुइसाइड कमिट किया। तो क्या वो एजुकेशन हमें मतलब सुख, तो कितना परम उसे दुख होगा। तो ये हमारी जो एक सोच है, तो वो जो एजुकेशन हमें ये सब नहीं दे रहा है, तो सही माने में वो एजुकेशन नहीं है, या जो हमें एजुकेट करके मतलब हमारा कुछ स्तर बढ़ना चाहिए। अगर आप जीवन जीने की आपकी चाह भी नहीं रही तो कितना वो घातक वो हमारी समस्या है, ये हमें सोचना चाहिए। अभी यहाँ इस आप डायग्राम को ध्यान से देखो, हमें बच्चे में इंटरेस्ट डालना है। जैसे आपने सुना इंटरेस्ट होगा तो वो ध्यान रख पाएगा, उसको ज़बरदस्ती आपको भय से नियंत्रण लाने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? आंसर बोर्ड पे ही है। जरा माइक पे बोलिए ना। इस पॉइंट को अब जो मैं बोल रहा हूँ, इसको आप अगर समझ पाओगे ना तो आप पूरा वर्कशॉप समझ गए। बाइंडिंग एनवायरनमेंट, मैंने बोला इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, इन्होंने कहा बाइंडिंग एनवायरनमेंट से इंटरेस्ट पैदा होगा। क्या ये सही है? उसको मैं पकड़ लूँ कि ये क्या है, तो उसमें इंटरेस्ट उसका पैदा होगा कि और नफरत पैदा होगी उसके अंदर? फेवरेबल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि उसकी फेवर का हो, उसका इंटरेस्ट कितना है, कितना डेवलप कर सकते हैं हम लोग, किस दिशा में भी वो जा रहा है, कितना प्रोपोर्शनेट है। देयर आर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, इतना मैं समझ सकता हूँ। तो फेवरेबल एनवायरनमेंट थोड़ा और आगे जाता है कि जो बाइंडिंग का ऑपोजिट हुआ लिबरेटिंग, मतलब उसको मुक्त कर दिया। अभी उसमें क्या होना चाहिए ताकि उसका इंटरेस्ट पैदा हो? ये कोई एग्जाम तो है नहीं लेकिन फिर भी भय है। हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या क्या उसको अच्छा उसके अंदर क्या होना चाहिए? द क्यूरियोसिटी। हाँ, कब आएगी क्यूरियोसिटी? मतलब इंटरेस्ट। कब आएगा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में? उसको नहीं पता है किसमें इंटरेस्ट है किसमें नहीं है। हम चॉइस दे सकते हैं, ऑप्शंस। हाँ, चॉइस तो दी आपने, 3-4 चॉइसेस दी। अब इंटरेस्ट किसमें आएगा? व्हिचएवर ही सिलेक्ट्स और शी सिलेक्ट्स। मानो उसको दिया आपने मैथ्स, साइंस, स्पोर्ट्स, डांस, ये 4 ऑप्शंस आपने उसको दिए। सब क्लासेस में बाहर भी ले गए, कराटे में भी ले गए, क्रिकेट में भी ले गए, डांस में भी ले गए क्योंकि बाजू वाले कर रहे हैं, फिर मैथ्स भी किया, साइंस भी किया, ये सब भी किया। अब उसको इंटरेस्ट किस में आएगा? जिसका ग्राफ ऊंचा हो सकता है, दैट इज द फील्ड। जिसका ग्राफ ऊंचा हो सकता है, क्योंकि सब में एक समान तो होना बहुत मुश्किल होता है। नहीं होगा वो तो किसी एक का ग्राफ तो कहीं ना कहीं ग्राफ मतलब कहाँ वो ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कितना बेटर वो स्किल्स वो सीख रहा है। जैसे स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स की स्किल्स है, आर्ट है तो आर्ट की स्किल्स हैं, कुछ माइंड गेम्स हैं तो लाइक मेंटल एबिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो फिजिकल एबिलिटीज़ भी इतनी ही चाहिए, स्ट्रेटेजिकली भी चाहिए। आर्ट है तो उसके लिए थोड़ा मेंटल भी चाहिए, थोड़ा आर्टिस्टिक स्किल्स भी चाहिए। तो ये सब चीज़ हम ग्राफिक मतलब जो ग्राफ के हिसाब से हम खुद तो थोड़ा बहुत तो पेरेंट्स एनालाइज कर ही लेते हैं, टीचर्स भी एनालाइज कर ही लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी फील्ड में इसकी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस और हम ज़्यादा उसको इंक्लाइन कर लें तो उसका प्रोग्रेस एक अच्छा हो सकता है। बाकी सारे में भी करना ज़रूरी ही है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा कर सकता है, आई मीन वे बेटर। अभी देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, इन्होंने जो बोला और जो पहले अभी तक आपने सुना है। आप पकड़ रहे हो कॉन्ट्रडिक्शन को?
कि उन्होंने क्या कहा कि जिसमें वो अच्छा कर रहा है वो ही उसका इंटरेस्ट है, ये मान लिया है। ये अजम्पशन मतलब एक मान्यता है, ये सही नहीं। जैसे ये मान्यता थी कि सावित्री नाम रखेगा तो उसका भाई ही होगा, उस पर भी एक वर्कशॉप रखेगा। कितनी भ्रांतियाँ हमारे मन में होती है, मतलब कोई उसका साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं, लेकिन इतना भय है कि हम कुछ भी मानने को तैयार हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि जिसमें वो अच्छा कर रहा है वो उसका इंटरेस्ट है। ये तो बहुत अच्छा कर रही थी, उन्होंने खुद बोला अभी 2 मिनट पहले कि कितना अच्छा मार्क्स भी अच्छे आए थे, लेकिन इंटरेस्ट था नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग प्रेशर, भय वाली बात नहीं है। लिबर्टी दी है तो वो सिलेक्ट तो कर ही पाएगा ना बच्चा। आपको कुछ बोलना है? हाँ, अगर इंटरेस्ट जगाना है तो मेरे मानना है कि उसके सामने ऐसी एक्टिविटी आए तो वो देखने से आएगी। तो उसके आगे ऐसा होना चाहिए कि जो उसको कुछ कुतूहल सा पैदा हो। कैसे होगी पैदा? मतलब हम करने से, पेरेंट्स करे या तो कोई उसको प्लेटफॉर्म ऐसा मिले देखने से, तो वो बच्चा देखना चाहिए। कैसे आएगी खुशी उसमें? कैसे पसंद आएगा? वही मैं पूछ रहा हूँ कि उसको पसंद कैसे आएगा कुछ? अंडरस्टैंडिंग से कि उसको एग्जैक्टली, बोर्ड पे इस आंसर है। और ये आंसर वैसे ही एक सिर्फ शाब्दिक उत्तर नहीं है, लेकिन अगर वो समझेगा ही नहीं कि वो क्या, जैसे अभी क्या 2 मिनट पहले बोले कि आयुर्वेद समझ में आया, उसका वो समझ सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। समझ में आया तो इंटरेस्ट पैदा हुआ, रुचि आई उस सब्जेक्ट में, उस विषय में रुचि आई, तो अब आपको उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि पढ़ो, वो खुद पढ़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा मत पढ़ो, बहुत हो गया, अभी सो जाओ, है ना। लेकिन जैसे आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट को कभी देखा है, वो जब एक बार चालू करते हैं ना अपना आर्ट करना, वो रुकते ही नहीं है। अगर वो वास्तविक उनका स्वभाव आर्टिस्ट का है, तो अगर स्वभाव है मानो क्रिकेटर बनने का, उसको आपने आर्ट क्लास में भेजा क्योंकि आपके पड़ोस में कोई है जो आर्ट क्लास में टॉप कर रहा है, तो कि मेरा बेटा भी जाना चाहिए उसमें, तो क्या करेगा, आर्ट क्लास में भी क्रिकेट का ही सोचेगा, वहाँ कुछ बैट बॉल ड्रॉ करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका ध्यान वहाँ है ना, उसका इंटरेस्ट है। उसको समझ में नहीं आएगा क्या है ये मैं क्यों करूँ। आर्टिस्ट तो फिर पढ़ेगा आर्टिस्ट की बायोग्राफी, इसमें करते क्या है, क्यों करते हैं। पोएट आप कोई ज़बरदस्ती कवि बन सकता है? नहीं बन सकता, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्यों कवि बनना है। जो है सो है, उसमें क्यों कविता है, अपनी काल्पनिक दुनिया क्यों रचनी है। वैसे भी काफ़ी समस्या है इस दुनिया में, उसका ही पहले समाधान कर लो। तो ये लोग तो कुछ काल्पनिक दुनिया में ही चले जाते हैं। Say most important thing is he has to feel happy. No, but he is not. Whatever he is doing, मतलब कि अगर जो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तो he won't feel happy. तो that happiness has to come from within. So ये सब हैप्पीनेस की बातें कर रहे हैं, लेकिन पहले ही हमने पता है किसकी चर्चा की थी, ये याद है? सुख इज हैप्पीनेस। ये तो हमारा गोल है, इसको हमें परस्यू करना है। सुख हैप्पीनेस ऐसे ही नहीं आता है। मानो बच्चा बड़ा हुआ, बोला कि बस मुझे हैप्पी, इसमें खुशी हो रही है, कोई उसको उसके लिए पैसा नहीं दे रहा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है सोसाइटी में, बस मुझे अच्छा लगा है बाथरूम में गाना, तो उसको तो आप पेरेंट्स क्या बोलोगे कि अच्छा बच्चे की इस खुशी के लिए करता है, ऐसा तो उसका कुछ अर्थोपार्जन भी होना चाहिए, उसका वैल्यू एडिशन क्या है सोसाइटी में। तो पैसा कब मिलेगा? सुख पैसे से आता है, ठीक है, मैं ये माइक पे बोल रहा हूँ, सुख पैसे से आता है। पैसा कैसे आएगा? वैल्यू एडिशन होगी तब आएगा। वो कब होगी? जब आप धर्म का पालन करोगे, धर्म के मार्ग पे जाओगे। तो धर्म मतलब क्या? आपका जो स्वभाव है उस मार्ग पे आप अगर कार्य करोगे तो धार्मिक है, सिंपल फॉर्मूला है। और उस मार्ग पे कब जाओगे? जब आपको समझ आएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। मतलब मैं क्यों ये जो, मान लो आपने क्लास में पढ़ा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, 15 - 7 = 8, उसको समझ में ही नहीं आया इसका क्या मतलब है, लेकिन आप उसको दुकान पे ले गए और 7 रुपये का है, 15 रुपये आपने दिए दुकान वाले को। अब बताओ कि क्या करना है? तो वो मेंटल मैथ्स करेगा अपने मन में, अच्छा इसलिए पढ़ाई होती है सब्ट्रैक्शन की, तो उसको रुचि आएगी सिंपल सब्जेक्ट्स पढ़ने में भी। अभी आपने कई लोगों ने मतलब जो पढ़े हैं मैथ्स, तो कैलकुलस भी पढ़ा होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़ा होगा, तो उसका क्या उपयोग है? ना उस समय कोई रुचि थी, ना अभी कोई उपयोग है, उपयोग ही नहीं है तो क्या रुचि आएगी उसमें?
तो अगर अंडरस्टैंडिंग होगा तो इंटरेस्ट पैदा होगा। अंडरस्टैंडिंग कब होगा? जब हम उसको बताएंगे कि ये ज्ञान कहाँ उपयोग होता है, आयुर्वेदिक कहाँ उपयोग होता है, मेडिकल साइंस में भी इंटरेस्ट आ सकता है, कहाँ उपयोग है उसका, उसको बताएंगे। तो मान लो आपने इकोनॉमिक्स सिखाया, अगर सीधा ही आपने उसको सिखा दिया कि कैसे कंट्रीज़ का जो अर्थोपार्जन है वो कैसे कंट्रोल होता है, स्टॉक मार्केट क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आपको कैसे पल्स देखना है कि अभी मार्केट ऊपर जाया कि नीचे जाया है, तो उस समझ पाएगा अच्छा इसलिए है। हिस्ट्री है, जैसे आपने सुना कि क्या मतलब है हिस्ट्री का, अकबर इस साल में आए, फिर बिरबल उसका ये था वो, क्या इसका अर्थ क्या है, लेकिन आप समझाओगे कि हमारी संस्कृति का ज्ञान है, संस्कृति का ज्ञान होगा तो हमें आगे कहाँ जाना है वो हमें समझ में आएगा। आप उसको सीधा मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखाओगे, मॉन्यूमेंट्स दिखाओगे, कहीं ले जाओगे हिस्ट्री म्यूजियम्स में, तो उसको वो समझेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि ये सब डेट्स जो है ना वो तो बदलती रहती है, आज बोला 1500 कल बोलेगे 1600, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में डेट सब बदल दी, तो और एग्ज़ाम में वही आंसर राइट है। तो ये मेन है, इसको ध्यान से समझ लेना कि अगर बच्चा समझ पाएगा कि वो क्यों कर रहा है, आपने करने को कहा इसलिए नहीं। बाइंडिंग एनवायरनमेंट जो आपने कहा, बाइंडिंग एनवायरनमेंट से इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। वो इंटरेस्ट कैसा होता है? फेक इंटरेस्ट होता है, मतलब उसने बता दिया कि मैं इसमें अच्छा हूँ, रुचि है, तो लेकिन आप उसके सामने ऑप्शंस दिखाओगे कितने विकल्प है और अब क्या उसको समझ में आ रहा है, जो उसको समझ में आएगा उस ओर आप उसके प्रोत्साहन दो, तो भविष्य उसका उज्जवल रहेगा। तो ये आएगा, इफ़ यू जस्ट क्लिक द नेक्स्ट वन, ये अभी तक जो हमने बात की थी वो यहाँ थी, इफ़ यू क्लिक, ये है एक एप्पल ट्री, सेब है ना, सफरजन, तो उसका एक पेड़ जो कुछ नहीं दे, इट्स ऑन इट्स वे टू डाई, मतलब वो मुरझा गया है। लेकिन यहाँ ये जो है लिबरेटिंग एनवायरनमेंट, आपने उसको विकल्प दिए। लिबरेटिंग मतलब वो पूछ सकता है, तो यहाँ देखो वो फल दे रहा है, पेड़ उगा भी है, बड़ा भी हुआ है, बॉन्जाई नहीं है, प्राकृतिक है और फल भी दे रहा है। तो और वो फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है, तो वो बीज से एक और पेड़ बन सकता है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है वो क्या बन सकता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि वो क्यों पढ़ाई क्यों हो रही है। तो यहाँ जो क्यों प्रश्न है ना, वो उसको पूछने के लिए हमें एनकरेज करना है कि पूछो, जितने प्रश्न, उत्तर देने के लिए भय से उसको कंट्रोल नहीं करना है कि उत्तर दो, उत्तर लिखो, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक बनाना है कि पूछो, जितने प्रश्न पूछ सकते हो। अगर कोई ऐसा भी प्रश्न पूछा आपको नहीं पता है उत्तर, तो ठीक है ना, विद्या ददाति विनयम, पहले तो आप स्वीकार लो आपको सब कुछ नहीं आता है, लेकिन जानना भी तो है, तो जिज्ञासा भी तो होनी चाहिए। तो उस प्रोसेस को यहाँ से हमने पानी अगर मटके में डाला, माना कि मटका खाली है उसमें डाला, तो कोई ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन बीज समझा बच्चे को, और हर बीज अलग होता है। मानो आपने मान लिया कि मुझे तो आम का ही पेड़ चाहिए, बच्चा है ना, बीज से पता नहीं चलता है, हालांकि आप एक्सपर्ट हो तो पता चल जाएगा, लेकिन बीज से ज़्यादातर पता नहीं चलता है। तो बीज आपने बो दिया और पेड़ निकला ये सेब का, क्या करोगे अब? मुझे तो आम ही चाहिए, है ना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, या तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, उसके लिए बना ही नहीं है। अब सेब का रस आम का रस के जैसे कैसे बनेगा? नहीं होगा, तो वो उस दिशा में जाएगा, वो सेब नहीं बन पाएगा और आम भी नहीं बन पाएगा, वो कुछ नहीं बन पाएगा। अगर आप उसको सेब बनने दोगे ना, तो वो अपनी ही एक पहचान बनाएगा समाज में, और वो कहाँ तक जा सकता है वो हम भी नहीं सोच सकते, बच्चा भी नहीं सोच सकता, क्योंकि जो मैंने बोला ना वो ऐसे चुटकी भर में उसने समाधान कर लिया। ऐसे ही कोई सीमा ही नहीं होगी, कोई बॉक्स नहीं होगा, कोई जार नहीं होगा, कोई मटका नहीं होगा। मतलब आप हमारे देश के प्रेसिडेंट जैसे अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जैसे उदाहरण हमारे समक्ष है, जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और कोई ऐसा है जो उनसे नफरत करता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सबके मित्र है, वो हितैषी है विश्व के, और उनकी सफलता कहाँ तक गई थी? साइंस उन्होंने पढ़ा और समझा और उसका उपयोग भी किया देश के लिए। और अगर आप व्यवहार की बात करो या अपने मूल सिद्धांत की बात करें, तो उस क्षेत्र में भी उन्होंने पूरे राष्ट्र को जगाया कि कैसे हमें एक सज्जन व्यक्ति या एक नागरिक
सचेत और जागृत नागरिक बनना है और हम जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, सफलता की कोई सीमा ही नहीं है। तो ये इस ओर हमें ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण हमें घर में बनाना है जहाँ बच्चे में के ऊपर प्रेशर ना हो और वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनके सामने सब विकल्प खड़े हो। तो एक हम वीडियो देखेंगे जो ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, मतलब वास्तविक घटनाओं के आधार पे ये 2 वीडियोस है जो हम दिखाएंगे, और ध्यान से सुनना कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। I'm a loser. मेरा कुछ नहीं हो सकता। My parents say my brother is better than me. उसके तरह बन, वरना कुछ नहीं हो पाएगा तेरा। This time I know. If I don't score 95% like my friend Neha, मेरे पेरेंट्स सोसाइटी में शक्ल दिखाने लायक ही नहीं होंगे। मैं इतना नालायक और आलसी हूँ कि मुझे 10th फेल नौकरी भी नहीं मिलेगी। जैसे तो मेरे मार्क्स आते हैं, spending on my studies, it's a waste of money. I'm ashamed to our family. I can't do anything. I'm worthless. I'm useless. And I'm an embarrassment. Cousins are better than me. My friends are better than me. It's been 25 days since I stepped out of the room. बाहर जाऊंगी तो फिर दीदी से कंपेयर करेंगे। Right? It's okay. मुझे शर्म आनी चाहिए। मेरा कुछ नहीं हो सकता। अभी नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे, इसमें प्लीज यू सी कि ये एक ओपन लेटर करके होता है। ओपन लेटर मतलब जैसे मैं किसी को खत लिखूँ तो वो प्राइवेट होता है ना, ईमेल करे तो ओपन लेटर मतलब सब पढ़ सकते हैं ये खत। तो ये बच्चों ने अपने माता पिता को ओपन लेटर लिखा है। अब ध्यान से देखिए ओपन लेटर क्या होता है। Dear Amma and Appa, you know I am very shy. And it has taken a lot of courage to write this letter, so please listen to me. Open letter to parents. Exams are near, and I'm scared. But not from the exam pressure, but from the pressure from you. I know I did not do well last time, but believe me, I'm working really hard this time. You only talk about competition and marks. I feel like I don't have a life anymore. I have a limited capacity, you know. I can't study continuously for 10 hours in one go. Sometimes मैं आप दोनों से इतना डर जाती हूँ that I find myself in tears. I feel very suffocated and I just want to get away from it all. I don't understand why you don't let me meet my friends. I feel trapped. I know you really care about my studies and get angry at me for not studying. But do you know, I really try hard. I get tired after studying. I want to watch football on TV. But nee TV connection nahi kar panta. Please don't come to check on me inside my room after every half an hour. It really bugs me and breaks my concentration. You've become a stranger to me. I get a rumbling feeling in my tummy, like I'm going to faint. Baba, even when you're with me, it's like आप मेरे साथ नहीं हो। आप अभी भी अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हो। You look so stressed during my exams that it makes me nervous. आप सबके सामने प्लीज मुझे निशी आंटी की बेटी के साथ कंपेयर मत करो। Appa, why can't we be a normal house? You always scream and scold me. I haven't slept for nights after getting yelled at by you. Sometimes it's so frustrating that I feel like locking myself in the bathroom and not talking to anyone. I know you two really love me and are really concerned about me.
But still, sometimes, just let me be. मेरा दम घुटता है. I feel like. Please don't demotivate me. I get it from school, and from my classes, and then from you. And I'm thankful and privileged to be your daughter. But please try to understand me. Thank you, man. Your little baby. One day, I'll make both of you proud. Please help me. Love you, Ma. Love you, Pa. Yours, Tina. इसमें नीचे छोटे अक्षर में लिखा था सत्य पर आधारित है ये, और ये इंग्लिश में यहाँ लिखा था कि ये जो प्रेशर होता है, हम जो दबाव डालते हैं, जैसे यहाँ दिखाई दिया ना, ये जो दबाव डाल के हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया, ये बॉन्साई, ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मूल काट दिए हैं, ये वटवृक्ष बन सकता था, लेकिन अब छोटे पॉट में घर में अच्छा लगता है, प्राकृतिक नहीं है। तो ऐसे ही ये बच्चे थे, ऐसे ही फिर हमारे बच्चे होते हैं कि अंदर, उसने बोला ना, ध्यान से सुना आपने, कि मेरा दम घुटता है, इसका दम घुटता है, हमको अच्छा लगता है, और माँ बाप ये सतत करते हैं कंपैरिजन। अभी अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम क्यों करते हैं ये। कोई बता सकता है कि हम बच्चे को ऐसा क्यों करते हैं? और जब माता पिता ने वो लेटर खत पढ़ा, ओपन लेटर था सबके लिए, तो उनको क्या अच्छा लगा अंदर से? उनको भी एहसास हुआ कि वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन अज्ञानतावश, समझ नहीं थी, तो ऐसा उन्होंने कर दिया। ये बच्चे का फेस देखो, ये ज़्यादातर इंटरनेट पे आपको ऐसी इमेजेस मिलेगी एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। मार्क्स मतलब उसके रिगर्जिटेशन, मतलब जो जैसे वमन होता है ना, जो आपने अंदर खाया वो ही सीधा बाहर निकला और बाहर निकाल दिया। और रिटर्न भी हो सकता है कि लिखो, जो पढ़ा है वो लिखो। हमने तो ट्राई भी किया कि बच्चे को एग्ज़ाम के बाद, एक दिन के बाद भी उसको पूछो तो उसको याद नहीं होगा। क्लास में जो पढ़े हैं वो दुकान पे जाके पूछो कि यहाँ सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ एडिशन करो, तो नहीं कर पाएगा, समझ में नहीं आएगा कि उसका क्या कनेक्शन है दोनों का। ओरल भी हो सकता है, मतलब मौखिक एग्ज़ाम लिया आपने, रट लिया, रट्टा मार लिया और बोल दिया। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव, एक ही स्पॉट है और हम ये क्यों करते हैं बच्चे के साथ? ये कोई एग्ज़ाम नहीं है तो आप बोल सकते हो, कोई ग्रेडिंग नहीं होगा बच्चे पे। हम ऐसे, आपको तो पता होगा कि बच्चे पे हम प्रेशर क्यों डालते हैं। बच्चे को हम किसी और के साथ कंपेयर क्यों करते हैं? जैसे सब बच्चों ने कहा ना कि मेरी बहन के साथ, भाई के साथ, पड़ोसी के साथ, उसके साथ, क्लास में फ्रेंड के साथ। हम प्रतिस्पर्धा, अंदर से ही हमारा नेचर होता है प्रतिस्पर्धा करने का। एग्जैक्टली, हम खुद करते हैं, हम खुद को भी कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम बच्चों को कहेंगे ना, जो हम खुद करते हैं वही हम बच्चों के साथ भी करते हैं, क्योंकि वो हमारी एक्सटेंशन है, जो हम है वही बच्चे हैं। तो ये कंपेटिटिव, मतलब एक दो ही स्पॉट्स है, उसके लिए हमें आगे जाना है, क्योंकि घर में इसको रखना है। तो घर में तो कितने, अभी यहाँ कितने रखेंगे हम बॉन्साई? घर में कितने होते हैं? 1 2 मैक्सिमम। फिर हम यहाँ कोई 1 नहीं बना सकते घर के अंदर, ठीक है। बाहर तो कितने भी फल फूल, पेड़ पौधे उग सकते हैं जंगल में, लेकिन घर में हमें 1 2 ही स्पॉट है। तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें 1 2 ही स्पॉट्स होते हैं, उसके लिए भागना पड़ता है। एक दौड़ होती है जिसका कोई मतलब नहीं है जीवन के साथ, लेकिन फिर भी भागना है तो भागना ही है। फिर नेक्स्ट, 1 चांस, एक ही चांस मिलता है एग्ज़ाम का, क्योंकि और अगर बच्चा रट्टा मारने में अच्छा नहीं है तो हम उस पर थप्पा लगा देते हैं कि वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। एक हम ऑल्टरनेटिव अब आपको देंगे।
ये सोच थोड़ी अलग है कि हम मार्क्स से हटके कुछ ऐसा उस पर टेस्ट करें जो वास्तविक जीवन से जिसका कोई कनेक्शन हो। तो एक कॉम्पिटेंसी मतलब वो कितना उसको अप्लाई कर सकता है। उसने मैथ्स स्कूल में सीखा तो वो दुकान पे जाएगा तो कितना अप्लाई कर सकता है वहाँ। अगर क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का सीखा तो अगर घर में लाइट चली गई तो कितना उपयोग कर सकता है। अगर मेडिसिन का कुछ सीखा तो किसी को रोग हुआ तो कितना अप्लाई कर सकता है। तो इसमें एप्लीकेशन होता है। तो जो सिखाने की पद्धति होती है वो भी एप्लीकेशन बेस्ड होती है, हैंड्स ऑन होती है। हम आपको कुछ प्रॉप्स भी बताएंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम कैसे सिखाते हैं, कैसे और भी सिखाया गया आगे हैंड्स ऑन। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि दो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ विंड मिल होता है ना बड़ा, तो ऐसा छोटा एक बनाया है तो उनको बेसिक नॉलेज आ जाएगा कि यंत्र क्या होता है। नेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट। किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करनी है, खुद के साथ कि मैं कल कैसे था, कल कितना समझता था, कितना जानता था नहीं लेकिन कितना समझता था और आगे मुझे कहाँ जाना है। तो आप अपनी पेस पे, आपकी जो भी पेस हो, आप मानो कोई तेज़ भाग सकता है, कोई कम चल सकता है, लेकिन आपको पहुंचना तो वही है। तो किसी और के साथ नहीं, आप अपनी पेस पे आराम से जाओ। और मोटिवेशन मतलब अंदर से स्फूर्ति कहाँ से आनी चाहिए कि मुझे सीखना है। और मल्टीपल चांसेस मिलते हैं, एक चांस नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे एक्टिविटीज़ बहुत होती है और साल भर में ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती है। और हर क्लास में आपको एक असेसमेंट का चांस मिलेगा कि और अलग अलग दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं कि पेपर में ही सिर्फ आंसर लिखना है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल किया, कुछ ओरल किया, कुछ बाहर जाके किया, कुछ क्लासरूम में किया, कुछ फील्ड ट्रिप पे किया। तो और घर पे आपको यही करना है कि अगर उसको पढ़ाई में आया है स्पाइसेस का, सिनेमन, कार्डेमम, ये सब है ना, तो उसको किचन में ले आना है। उसकी हम बात करेंगे कि कैसे आप भी उसको इसमें सहायता कर सकते हो। क्लिप, अब एक हम क्लिप देखेंगे, उसमें आपको मज़ेदार था वीडियो, राइट? तो कभी कभी यही चीज़ है कि हम कभी भी बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी समझा रहे हैं, तो किताबे में जो लिखा है वही एक बार बाजू में रख के वो बच्चा क्या बोल रहा है, वो क्या समझ रहा है, उसको एक बार सुन लीजिए और उसको उसकी तरह से समझने दीजिए, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा बच्चों को। रिसोर्सेज में बियॉन्ड टेक्स्ट बुक मतलब हम सोच रहे हैं कि किताबें तो एक सोर्स है जो हमें बता रही है कि इस उम्र में बच्चे ये चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे प्री प्राइमरी है तो उसमें हम लोग ABCD लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, नंबर्स है, कलर्स है, शेप्स है। आपने सबने बच्चों की टेक्स्ट बुक्स खोल के देखी होगी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी। तो हमें कॉन्सेप्ट्स पता है कि ये चीज़ें हम सिखाते हैं, पर हम टेक्स्ट बुक के अलावा भी वही चीज़ अलग अलग रिसोर्सेज मतलब चीज़ें जो हमारे आसपास ही होती है उसको यूज़ करके कर सकते हैं। और हम लोग जो स्कूल में हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, गेम्स है या तो टूल्स है, वो सब हमने यहाँ पे एक स्टैक किया है। ये टीचर्स है जो कुछ कुछ दिखाएंगे और पास करेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। तो उसमें रिसोर्सेज है मल्टी सेंसरी लर्निंग, जहाँ पे हम सारे सेंसेस, सर ने बोला, आँखें, कान, हमारा नोज़, टच है, स्मेल है, वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो टीचर्स दिखाते जाएंगे, पास करते जाएंगे कि उसमें सारे सेंसेस यूज़ हो रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग ये टूल्स यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारे बच्चों के साथ, टू टीच सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आर इन देयर टेक्स्ट बुक। उससे क्या होता है, होलिस्टिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जितना हमने ये हम लोग पूरे वर्कशॉप में कब से बोल रहे हैं, जितना वो एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। रंग सिर्फ टेक्स्ट बुक में लाल देखने से कुछ नहीं होता है ना, रंग कहाँ कहाँ लाल नहीं होता है, खून में भी रंग लाल होता है, ठीक है। हमारे पूजा की थाली में भी लाल रंग होता है। तो लाल रंग कहाँ कहाँ है वो अगर बच्चा देखेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तभी उसको लाल रंग का, सिर्फ वो सर्कल में लाल रंग कलर करने से लाल रंग की समझ हुई वो ज़रूरी नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें, एंड एम्पैथी, ठीक है, जो
सब हमने जो स्टार्टिंग से ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं एक लर्निंग प्रोसेस में, तो वो हम सारी ऑल दीज क्या बोलते हैं उनको टेक्निक्स है जो होनी चाहिए बच्चों में। आप फील कर पा रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, पर ये सारी चीज़ें जो आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, ऐसा ही नहीं है किताब पढ़ी और अक्षर है। ये जो यहाँ 6 जो शब्द लिखे हैं उनको मेटा स्किल्स कहते हैं। स्किल्स मतलब आप मैथ्स में अच्छे हो, साइंस में अच्छे हो, लेकिन ये मेटा स्किल्स है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब प्रश्न पूछने की क्षमता। तो जो हमने वहाँ पढ़ा था ना कि अगर प्रश्न पूछेगा तो समझ पाएगा तो इंटरेस्ट पैदा होगा, उसके अंदर उस विषय में रुचि पैदा होगी। तो ये स्किल वो कहीं भी यूज़ कर सकता है। मेटा स्किल्स एक होता है स्किल्स कि आपको किताबी ज्ञान, एक होता है मेटा स्किल्स के क्वालिटीज़ है, ये गुण है। वो कहीं भी आगे, अगर मान लो उसने कुछ पढ़ाई की और AI आ गया, मशीन आ गया, तो वो जॉब चली गई, लेकिन वो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है तो वो कुछ भी कर पाएगा, सीख लेगा तुरंत। क्रिएटिविटी मतलब कुछ, जैसे हमने वो कथा सुनी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मैथ साइंस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, तो जीवन का क्या करेगा। तो जीवन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ताकि डिप्रेशन, ये जो आपने सब सुना ना, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या करने के विचार, ऐसे विचार उसको कभी ना आए। और फिर हमें वलसाड स्टेशन में, वापी स्टेशन में बड़े बड़े बोर्ड बनाने ना पड़े कि आत्महत्या मत करो। कम्युनिकेशन कुछ उसके अंदर है तो वो व्यक्त कर सकता है, कहाँ कैसे व्यक्त करना वो भी उसको आता है ना। अंदर गुस्सा है, गुस्सा तो सब में होता है ना, कोई है यहाँ जो कभी गुस्सा नहीं करता? सब में होता है गुस्सा। तो पहले तो उसको स्वीकार करना, फिर उसको कैसे व्यक्त करना। फिर नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। अगर आप एक डॉक्टर हो तो पेशेंट के साथ सहानुभूति, एक दुकानदार हो तो आपके कस्टमर के साथ सहानुभूति। अगर आप कस्टमर को समझ पाओगे तो आप धंधा अच्छे से कर पाओगे। अभी भी होते हैं ना जो दुकानदार जो ज़्यादा ऐसे किताबी ज्ञान से पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप दुकान में जाते हो तो अच्छा फील होता है। वो चाय देते हैं, आपको स्वागत करते हैं तो अच्छा फील होता है ना, आप कुछ ना कुछ तो खरीद ही लोगे वहाँ से। तो ये धंधे करने की टैक्टिक है, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी, एक नीति है ऐसी। तो और अगर आप कुछ बिजनेस करते हो तो आपके क्लाइंट आपके पास जो आते हैं उनके साथ आप समझ पाते हो उनका दृष्टिकोण, उस प्रकार से आप पैसा भी अच्छे से कमा पाओगे। और कोलैबोरेशन मतलब कुछ समस्या ऐसी होती है आप खुद उसका हल नहीं निकाल सकते, आपको दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क करके निकालना पड़ता है। तो ये भी उसमें गुण हो गए। अगर ऐसी एक्टिविटीज़ उसको बचपन से अगर सिखाने को मिलेगी तो घर में भी ऐसा हम सब कर सकते हैं। आपको कुछ आइडियाज़ अब अंतिम में कुछ देंगे हम, ठीक है। हमने कुछ हमारे बच्चे यहाँ पे नेचर का उपयोग कैसे करते हैं, हमने एक बैलेंसिंग बीम वाला प्ले एरिया बनाया है। ये सैंड ट्रे जो यहाँ पे पास ऑन हो रहा है, वहाँ उसमें लेटर ट्रेसिंग हो रहा है। बच्चे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स जो बुक में देखते हैं और सिर्फ पेंसिल से लिखते हैं, उसके अलावा ट्रेसिंग करते हैं। फिर इंडिपेंडेंट प्ले है। तो एम्पैथी की बात जो कर रहे हैं सर, तो गौशाला जाते हैं, सैंड से खेलते हैं। मतलब उनके लिए ना टच एंड फील बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो सैंड से जितना खेलेंगे, यहाँ पे ये पौधा उगा रहे हैं तो प्लांट का एक पूरा चैप्टर होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में। तो अगर सिर्फ प्लांट हमारे आसपास है पर अगर फ़ोटो में सिर्फ देखेंगे तो उसका क्या फ़ायदा। बीज कैसा दिखता है, अलग अलग बीज कैसे होते हैं, उसको कैसे सॉइल में डालते हैं, कैसे पानी डालते हैं, कितना पानी डालते हैं, कहाँ रखते हैं, तो ये सब करेंगे खुद तभी पता चलेगा। स्टोरीज़ आर द बेस्ट वे। किस किस के बच्चे बोलते हैं कि मुझे कहानी बताओ? सारे बच्चे। मेरी खुद की बेटी है जो मतलब स्टोरी के बिना सो नहीं पाती है। तो स्टोरीज़ तो इतनी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इट कुड बी एनीथिंग। अपने पुराणों में से कोई जोक बुक है, कोई फेरी टेल है, या तो अपने खुद के एक्सपीरियंस, लाइफ के एक्सपीरियंस की भी हम स्टोरीज़ बना के उनको समझा सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे। तो स्टोरीज़ एक बोलना, स्टोरीज़ पढ़ना, हम खुद पढ़ेंगे और उनको बुक्स जो हम पास कर रहे हैं, हमारे पास छोटी छोटी लाइब्रेरी सेक्शंस है स्कूल में, तो उसका जितना यूज़ करेंगे। तो इफ़ यू वांट टू गिफ्ट योर चाइल्ड बुक्स, उसको रखिए आसपास, तो आसानी होगी उनको खोलने में और पढ़ने में।
और खुद भी पढ़ेंगे और खुद कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगी उनकी, वोकैबुलरी जो हम बोलते हैं ना, इंग्लिश वो बोल नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, पर वो जितना सुनेगा, जितना पढ़ने की कोशिश करेगा, जितना देखेगा उसको, उतना उसको उसका इंग्लिश या कोई भी दूसरा लैंग्वेज इजीली डेवलप होगा। एक्सपेरिमेंट्स एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को रुचिकारक तरीके से पढ़ाने का। ये एक उदाहरण है, हमने बच्चों को हमको समझाना था पर्यावरण के बारे में, पानी के बारे में, मैथ्स, फर्मेंटेशन, केमिस्ट्री, इतने सारे हमने कॉन्सेप्ट्स एक एक्सपेरिमेंट में डाले। घर में छिलके बचते हैं, नींबू के छिलके, तो ये हमने बायो एंजाइम बनाया और इसमें हमने कितना कुछ देखो हमने लिया, केमिस्ट्री लिया, मैथ्स लिया, एनवायरनमेंट लिया। तो नींबू इतना है तो 1:3:10 रेशियो में 1 भाग गुड़, 3 भाग नींबू के छिलके और 10 भाग पानी। तो हमने उनको तुलवाया क्योंकि नींबू के छिलके लिमिटेड थे, मतलब जितने हमारे पास बचे थे। तो हमने बोला ये तोलो, तो अब गुड़ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसको डिवाइड बाय 3 करना है। तो उन्होंने तोला उसको पहले इलेक्ट्रॉनिक स्केल पर, फिर पानी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैथ्स भी आया, तोलना भी आया। उनको अच्छा भी लगा कि जैसे सब्जी वाला सब्जी तोलता है तो वो तोल रहे थे, तो एक फ़न एक्टिविटी भी है, पर कितना कुछ वो सीख रहे हैं। फिर उसके बाद पानी का हमने उनको वाटर टेबल समझाया। उनके ज्योग्राफी में था कि वाटर टेबल होता है तो ज़मीन है, ऊपरी जो परत है वो सैंड है या मड है, फिर उससे थोड़ा मोटे स्टोन्स होते हैं, नीचे बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं और नीचे वाटर टेबल होती है। तो इस प्रकार पानी बारिश का नीचे जाता है। और फिर हम उनको कुएं के पास ले गए कि ये देखो, ये वो अंदर ग्राउंड वाटर है, तो इसको हम पीते हैं पंप से, ये हमारे नल में आता है। तो हम जो टॉयलेट में जाते हैं और फ्लश करते हैं तो वो कहाँ जाता है, तो वो सेप्टिक टैंक से हमारे पास एक यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें वो पूरा पानी ट्रीट होता है और फिर वो जो पानी है वो वापस ज़मीन में जाता है। तो वही पानी, बच्चों को कितना कुछ समझ आया कि वही पानी हमारे ज़मीन में वाटर टेबल में जा रहा है और वही बोर से फिर हम पी रहे हैं। तो उसमें अगर हम हार्पिक डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं, तो वही पानी, बैक्टीरिया तो मर गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, लेकिन वो एसिड, वो हार्पिक नहीं गया और वही हमने बोर से पानी पिया। तो बच्चे बोले छी, तो कितना इंटरेस्ट, बिकॉज उसमें मुझे बोलना नहीं पड़ा कि ध्यान से सुनो, सबको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ रहा है कि वो पानी पी रहे हैं। और फिर उसके अंदर हमने वो डाला, उन्होंने तोला, उसको बंद किया, फिर हमने बोला अभी कल सुबह हम इसमें गैस उत्पन्न होगी, तो हमें उनको फर्मेंटेशन सिखाना है कि फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस गैस। तो अगले दिन हमने बोला धीरे से खोलो, हमारे पास वो वीडियो भी है। तो जैसे ही उन्होंने वो टाइट डब्बा था वो खोला करके ऐसे आवाज़ आई, वाह, सब ऐसा चिल्लाए। तो मतलब बिना कुछ कहे कि पढ़ना है, चलो पढ़ाई करो, तो हमने उनको कितने सारे कॉन्सेप्ट समझाए। और फिर वो घर जाके भी अपने मम्मी को बोले कि मम्मी हार्पिक नहीं डालना है टॉयलेट में, पता है ये पानी भी जाता है, फिर हम पीते हैं। तो उनको हमने केमिस्ट्री सिखाया, मैथ्स सिखाया, कैलकुलेशन सिखाया, इकोलॉजी के बारे में सिखाया। तो इतना कुछ हमने उसको फ़न एक्सपेरिमेंट रूप में सिखाया। किचन घर पे तो आप, दिस इज़ द बेस्ट टूल फॉर लर्निंग। यहाँ पे हमने एक सिंपल टास्क है, जैसे 2 जो राजमा या छोले मिक्स कर दिए और उसको वो सेपरेट कर रहे हैं, तो इट एनकरेजेस देम टू रिफाइन देयर फाइन मोटर स्किल्स, कि बारीक बारीक चीज़ें उसको सेपरेट करना, उसको जोड़ना। उससे क्या होता है, उनके आप जो हमेशा बोलते रहते हैं ना हैंड राइटिंग ठीक करो, हैंड राइटिंग ठीक करो, तो वो सिर्फ लिखने से हैंड राइटिंग ठीक नहीं होगी, उनको ये सब छोटी छोटी जो बारीक एक्टिविटीज़ होती है वो करवानी पड़ेगी। उसमें वो किचन इज़ द बेस्ट टूल जो आप यूज़ कर सकते हो। और इवन किचन रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फूड, टेस्ट, क्या किस चीज़ से विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो सब चीज़ें, कलर इवन कि कौन से रंग का कौन सा होता है, शेप क्या होता है, काउंटिंग, ये सब कवर हो जाता है अगर आप सिर्फ बच्चों को अपने साथ किचन में रखेंगे तो। आर्ट सप्लाइज, ये भी एक बहुत क्रिएटिव तरीका है और सब बच्चों को ज़्यादातर छोटे जब होते हैं तो उनको आर्ट से एक लगाव होता है क्योंकि कलरफुल है, मज़ा आता है, कुछ नया बनता है। तो जितना हम आर्ट सप्लाइज, कलर्स, पेंट्स, क्राफ्ट मटेरियल, आइसक्रीम स्टिक्स है, ये सब हमने यहाँ पे किया है। कुछ आर्ट मटेरियल, मतलब टीचर्स ने कुछ करवाया है आर्ट वर्क,
तो वो भी हम बताएंगे। तो उससे शेप्स लर्न कर रहे हैं, कुछ कुछ अलग अलग बना रहे हैं वो लोग। अल्फ़ाबेट्स भी आइसक्रीम स्टिक से बना रहे हैं वो लोग, अपने दिमाग लगा कि इससे टी कैसे बनेगा, एम कैसे बनेगा। तो इट्स फन एंड क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग। ट्रैवल अगेन हम लोग सर ट्रैवल में हम फील्ड ट्रिप्स काफ़ी करते हैं और बच्चे आकर पूछते हैं मुझे कि हम कब जाएंगे बाहर। तो बाहर उनको कुछ सीखने को ही मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम बाहर जाके ऐसे टाइम वेस्ट करें, समय का नष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो सीखने में उनको रुचि है। कि जैसे यहाँ कुछ हमने फ़ोटोज़ डाले हैं, इफ़ यू गो बैक टू द प्रीवियस वन, तो एक वहाँ पहले फ़ोटो में दिखा है कि गोबर से क्या क्या बन सकता है। तो जैसे यहाँ एनवायरनमेंट के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सीखा कि वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, यहाँ वेस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे एक घड़ी भी हम लाए थे यहाँ, गोबर से घड़ी बनाकर। यहाँ देखो ये बीच पे गए थे तो ये शेलफिश जैसा कुछ, जेलीफिश जैसा कुछ है। तो बच्चे आप फ़ोटो में भी ये महसूस कर रहे होगे कि कितनी रुचि से वो देख रहे हैं। और ये एक साइंस सेंटर पे हम गए थे, तो बच्चों ने ही एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अपने हाथ से एक्सपेरिमेंट किए, तो वो कॉन्सेप्ट्स वो कभी भूलेंगे नहीं। टेम्पल्स में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक जगत और सांसारिक जगत अलग है। हम टेम्पल में जाते हैं तो कई चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे इन मंदिरों का इतिहास हमको सीखने को मिला। हमें खुद की संस्कृति का, जैसे लोकल टेम्पल्स है, आजू बाजू के टेम्पल्स, हमारा क्या इतिहास है, हमारी क्या संस्कृति है। टेम्पल में जो रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड होता है, उसमें भी उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और जब वो ध्यान देते हैं तो उसी समय हम उनको सिखा देते हैं, वो खुद सीख लेते हैं। उनको ज़बरदस्ती भय से सिखाना नहीं पड़ता है, ना किसी को बोलना पड़ता है कि चुप बैठो सुनो, सब सुनते ही है, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, ये सोशल गैदरिंग्स, जो भी त्यौहार होते हैं, जैसे होली है, यहाँ देखो ये दिवाली के समय पे वो तोरण बना है, तो आर्ट भी आ गया और सेलिब्रेशन भी साथ साथ हो गया। अलग अलग रंग की जो हम बातें कर रहे थे अभी प्री प्राइमरी में सिखाते हैं, वो अपने आप सीखने को मिल जाती है। और ये नवरात्रि में उनको हमारे संस्कृति के कस्टम्स है कि खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, अलग अलग देवियों के नाम रूप। जैसे हमने जब वर्कशॉप स्टार्ट किया तो पैसे से सब डरते थे, है ना, ऐसे शर्म आती थी, लेकिन पैसा ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी की तो हम पूजा करते हैं, एक ही संस्कृति है जो लक्ष्मी की पूजा करता है। तो ये सब उनको जानने को मिलता है कि हमारी पहचान क्या है। मार्केट, हम स्कूल में जैसे बच्चों को एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, तो बच्चे नोटबुक में तो कर लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ सिखाया था, हमारे हस्तकला में हम लेके गए थे और वो उन लोगों को बोला था, मतलब हमने शॉपिंग की और उन्होंने पूरा सामान गिना, उसके कितने पैसे हुए वो कैलकुलेट किया और कैलकुलेटर का कैसे उपयोग किया। तो प्रैक्टिकली हमने उनको ये सिखाया था। मल्टीमीडिया में जैसे उनको हम कंप्यूटर के थ्रू अलग अलग नॉलेज, कंप्यूटर का टेक्निकल नॉलेज, उसके साथ जो भी कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज़ें राइम्स है, स्टोरीज़ है, तो मल्टीमीडिया के थ्रू हम सिखाते हैं, जिससे कि वो सिर्फ बुक में देखकर नहीं पर स्क्रीन में देखकर भी एक इमेजिन अपने दिमाग में इमेज बना सकते हैं और वो जल्दी से समझ सकते हैं। एक मल्टीमीडिया में सिर्फ ये पॉइंट है जो हम बोलते हैं ना, बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो आपके हाथ में है, आप चूज़ कर सकते हो ना आप क्या दिखा रहे हो। इतने सारे एकेडमिक वीडियोस, इतने सारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वीडियोस है, तो आप वही दिखाओ तो इंटरेस्ट भी हो जाएगा, स्क्रीन टाइम भी हो जाएगा और नॉलेज शेयरिंग भी हो जाएगा। परफॉर्मिंग आर्ट में ये है कि बच्चों की काफ़ी सारी स्किल्स होती है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग होता है तो स्टेज पर आकर बोलना, जिसको डांस गाना वो बहुत अच्छा आता है, तो वो लोग आकर स्टेज पर आकर बिना डरे और कॉन्फिडेंस से, उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा डेवलप हो, उसके लिए हम ये प्रोग्राम, जब एनुअल फंक्शन, आप लोग आते ही है एनुअल फंक्शन और काफ़ी सारे हम सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें हम इसके द्वारा सिखाते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू। एक टर्म यहाँ हमने लिखा है इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, कैथार्सिस।
तो वो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। जो आपने वीडियोस देखी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मन के स्तर पे क्या क्या समस्या होती है, तो वो जब अंदर एक दबाव होता है ना, वो जब बाहर नहीं निकलता है, जब प्रेशर कुकर की तरह फट जाता है। जैसे ये हमने उदाहरण दिया था, इसमें पानी भरते ही हो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उसको कैसे एक मार्ग देना है कि वो बच्चा अपनी भावनात्मक समस्याओं को व्यक्त कर सके, तो डांस के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, संगीत के माध्यम से वो कर सकता है। तो बोझ हल्का हो जाता है, मन का, हृदय का बोझ हल्का हो जाता है, और उसमें किसी को हानि भी नहीं हुई, बल्कि लोगों को आनंद आया, रसानुभूति हुई। अगर क्रोध आया और सीधा ही व्यक्त कर दिया तो आपके मन की तो धज्जियाँ उड़ी जाएगी, लेकिन सामने वाले पे भी प्रेशर बिल्डअप होगा, अब वो कहीं और निकालेगा। तो इससे अच्छा कि कुछ संगीत गा दो, या कुछ घर साफ कर दो, या डांस कर दो, तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी अच्छे रूप में। गेम से हमें पता है हमारे बच्चों को चाहे घर में बैठकर बोर्ड गेम्स खेले या बाहर खेलना बहुत ही पसंद है, तो हम भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाते हैं गेम्स के द्वारा, जो कि क्लास में बैठकर भी बोर्ड गेम सिखाते हैं। उसके अलावा हम बाहर खेलने के समय पे भी खेलते खेलते भी हम काफ़ी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हो कि क्लास में वो गेम्स खेल रहे हैं, बाहर क्लासरूम में ही वो खड़े होकर स्लैंटिंग लाइन और वो सब सीख रहे हैं, तो वो हम गेम के द्वारा सिखाते हैं। अभी जो सर्कुलेट कर रहे हैं टीचर्स, वो कुछ कुछ गेम्स है, एग्जांपल्स आपको देखने के लिए, एंड नॉट दैट आपको बाई करनी है। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आप खरीदो ये सारी गेम्स, पर अगर बच्चा कुछ टॉय मांग रहा है और आप कुछ दे रहे हो, तो ये ऑप्शन रखिए उनके सामने और खेलिए उनके साथ। जो सर अभी, तो ये लास्ट पॉइंट है हमारा कि आप क्या कर सकते हो घर पे, या आपने देख लिया कि हम स्कूल में क्या करते हैं, आपने देखा कि वातावरण कैसा होना चाहिए बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, परवरिश के लिए, तो घर पे क्या कर सकते हो। तो यहाँ एक इसको वेन डायग्राम कहते हैं, और या तो माइंड मैप भी कहते हैं। इस पे सेंटर पे जो है बड़ा सर्कल, उसमें लिखा है क्वालिटी टाइम। बच्चे के साथ आपको समय बिताना है। बच्चा कोई बोझ नहीं है, बच्चे को बोझ समझ के ये नहीं कहते। कई पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि खुद आके हमको कहते हैं कि बच्चे को मारो, या तो खुद आके कहते हैं कि इसको होमवर्क दो। अभी भी एक मैसेज आया था हमको कि इसको होमवर्क दो ताकि वो कहता है हमको डिस्टर्ब ना करे, तो मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब मुझे अपने कर्तव्य का पालन ना करना पड़े, इसलिए बच्चे को होमवर्क दे दो, तो वो डेस्क पे बैठे बैठे होमवर्क करता रहेगा और मैं अपना काम करूँगी या करूँगा। तो क्वालिटी टाइम मतलब बच्चे को अपने साथ रखना है, आप जो भी काम करते हो। तो यहाँ कुछ आइडियाज़ हमने दिए हैं, ऐसे अनंत हो सकते हैं, कोई कुछ भी आप कर रहे हो। जैसे हाउस होल्ड, घर के काम है, तो कई दफ़ा पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं घर के काम में व्यस्त हूँ, बच्चे को होमवर्क दे दो। या तो आप मार्केट में जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, तो बच्चे को साथ ले जाओ। आर्ट है, घर पे भी तोरण है, मेहंदी है, रंगोली है, ये सब आर्ट के ही फॉर्म्स है। स्टोरी टेलिंग है, मतलब कथाएं आप बच्चों को कह सकते हो। और कथा ऐसा नहीं है कि शास्त्र से ही हो, कुछ ऐसे मौखिक कथाएं होती है जो हमने सुनी है दादा दादी से। कुछ अपनी खुद की कथाएं होती है कि मैं कॉलेज में था तो ऐसा हुआ था, या थी तो ऐसा हुआ था। तो ये आप शेयर कर सकते हो, बच्चे को भी पूछ सकते हो कि आपने आज स्कूल में क्या किया बताओ। कि क्योंकि कई माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे घर पे आ गए, अब तो हमें जो करना था हम कर नहीं पाएंगे, मूवी देखना था या फ़ोन पे कुछ करना था, सोशल मीडिया पे कर नहीं पाएंगे। तो बच्चे को सुनना और बच्चे को समझाना और कथाएं कहना। नेचर टाइम मतलब आप बीच पे जाए या पार्क में जाए, या कहीं गार्डन में जाए, किसी है ना बगीचे में जाए, ट्रैकिंग पे जाए अगर हो सके तो। और प्ले मतलब बच्चे के साथ खेलना है, कुछ भी, बोर्ड गेम्स हो या स्पोर्ट्स हो, बाहर कुछ भी आप बच्चे के साथ खेलो कूदो, उनके साथ समय बिताओ। और ख़ास करके हाउस होल्ड जो घर के काम है उनको अपने साथ ले लो, तो वो खुद कई चीज़ें सीख जाएगा। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रिंसिपल मैम से कि उनका फाइनल जो संदेश है, और हम ये जो परिवर्तन ला रहे हैं अपने सिखाने की पद्धति में, जो हमारी शिक्षण प्रणाली है उसमें जो परिवर्तन लाए, वो हमारा क्या विज़न है, हमारी दीर्घदृष्टि क्या है, और आपका कैसे सहयोग उसमें आवश्यक है, वो जो है वो बताएंगे।
हेलो, जय गुरुदेव। आपकी उपस्थिति यहाँ पे ये दिखाती है कि आप सही मायने में आपके बच्चे की रुचि में, उसके बढ़ावे में इंटरेस्ट रखते हैं। Your presence here shows that you are really interested for your child, and Sharda Prabha nurtures holistic development. Holistic means maybe intellect, character, creativity. शारदा प्रभा पोषण देती है किसको? बौद्धिकता, बच्चे की बुद्धि बढ़े, IQ लेवल बढ़े, रचनात्मक ढंग से सोचे। आज का जो वर्कशॉप था, today's workshop was the related to it only. Our main aim today was to foster creativity. Creativity means not only like art or music. Creativity means you have to think outside the box. यानी कुछ भी आपके बच्चे को बढ़ावा देना है किस में, कि वो हट कर सोचे, और अगर वो सोच रहा है तो उसको बंद ना करे कि तू चुप बैठ जा, ऐसा नहीं बोलना है। आंसर हिज क्वेश्चंस, हिज और हर। जो भी बच्चा सवाल पूछता है घर पे, तो उसका आप शांतिपूर्वक जवाब दें। So thinking outside the box, maybe solving the problems and adapting to the new situation. So if he'll answer, हम उसकी रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे तो वो कहीं भी कोई भी विपरीत परिस्थिति में भी वो तालमेल बिठा के चलेगा। अगर यही चीज़ हम बचपन से उसमें डेवलप करेंगे तो कल को बड़ा हो के, जैसे मैम ने बोला कि सावित्री के भाई ने सुसाइड किया, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से उसको सिखाया है अपने ढंग से विपरीत परिस्थिति में भी तालमेल बिठा के जीवन में आगे बढ़ना है। सो इन ऑर्डर टू एनकरेज दिस, दैट इज़ क्रिएटिविटी, वी हैव नाउ will give homework, like teachers will give homework which is based on hands-on activities. यानी रचनात्मक रीत से तुम्हें हम गृह कार्य देंगे, होमवर्क। तो उसमें जैसे सर ने कहा कि हमारे साथ बच्चा 6 घंटे रहता है, आपके साथ 18 घंटे रहता है। तो आपका सहयोग, हमारा गाइडेंस, हमारा मार्गदर्शक और आपका सहयोग इस चीज़ को बढ़ावा देगा और हमारे बच्चे दिशा सूचक बन के आगे जीवन में बढ़ेंगे। So again I request that your support, without your support we are helpless. हम दिशा गाइडेंस देंगे, लेकिन आपका साथ सहयोग जरूरी है। सो मेरी नम्र विनंती है कि आप बच्चे को घर पे रचनात्मक ढंग से कराएं। हम यहाँ से आइडियाज़ देंगे, गृह कार्य देंगे, उसमें उनका साथ सहकार दें। सो हियर आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट इनफ that together we can pave the way for a brighter future of our young minds. यानी हमारे बच्चे आगे बढ़ें, यही हमारा ध्येय है और उस ध्येय में आपका साथ सहकार जरूरी है। धन्यवाद, थैंक यू। आप भी चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे APJ अब्दुल कलाम जैसे बने? हाँ या ना? अभी भी थोड़ी शंका है तो एक और वर्कशॉप रखेंगे, पार्ट 2, ठीक है। लेकिन ऐसे हमारे बच्चे होने चाहिए जो हमारे राष्ट्र के लिए कुछ करे और राष्ट्र भी गर्व करे कि ऐसे कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पैदा हुए थे, कि कहाँ से कहाँ गए और कितने क्षेत्र में किया कार्य। और कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा कि APJ अब्दुल कलाम ने कुछ समाज के उत्थान का कार्य नहीं किया है। साइंस में भी किया और पॉलिटिक्स में भी किया और लोगों को मार्गदर्शन देने में भी किया। तो ऐसे हर्षद मेहता जैसे लोग नहीं चाहिए हमें, जो पैसा कमा ले और सीधा। एक समय ऐसा था 90s में जो अमिताभ बच्चन से भी ऊपर था हर्षद मेहता पॉपुलैरिटी में 2 साल के लिए। उसके बाद उसको क्या हुआ पता है? स्टॉक मार्केट पूरे उसके हाथ में था। इतना पैसा कमाया जिसकी कोई हद नहीं है, और फिर 2 साल के बाद हार्ट अटैक। तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, लेकिन हमें पता है कि हमें कैसे नागरिक चाहिए इस देश के लिए। तो सब आने के लिए खूब खूब धन्यवाद। नमस्ते।